Assalamualaikum everybody. क्या हाल? Good morning. Welcome to Jio Pakistan with Huma and this one here, Abdullah. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, हाल अच्छे और बहुत सारी शादियां चल रही हैं आजकल और साथ ही ओमिक्रॉन का ख़तरा भी और ख़दशा भी पैदा हो गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल आ गई है, लेकिन हमारे जो हुक्काम हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हम इसे डिले कर सकते हैं, लेकिन नामुमकिन है कि इस वायरस के वेरिएंट को पाकिस्तान आने से मुकम्मल तौर पर रोका जाए। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये वबाई मरज़ है, किसी न किसी तरह किसी न किसी सूरत ये पहुँच जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप ज़रूर ये गैदरिंग्स और वेडिंग्स enjoy as long as you can, as long as you can, but at the same time थोड़े से कॉशियस हो जाइए, थोड़ा सा एहतियात और ये सोचना कि ये जी नया वेरिएंट है और अब हम जरा ऑब्वियसली थोड़ी सी वेरिएंट फटीग हमें हो चुकी है, बिकॉज इतने वेरिएंट्स आ चुके हैं और इतनी देर से मतलब 2 साल से तो ये कोविड का सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम इतने लैक्स ना करें जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं ना कि इंजॉय करें, कर लें इंजॉय, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं अगर तो आप वैक्सीनेटेड हैं। आई मीन आप देखें कि आपने अपने आप को कितना इक्विप किया हुआ है अगेंस्ट एनी ऑफ दीज वेरिएंट्स या अगेंस्ट कोविड। अगर आप वो सब कुछ कर चुके हैं, उसके साथ भी एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं, मास्क वगैरह, देन गो आउट एंड डू वट एवर यू वांट। अच्छा। लेकिन अदरवाइज, और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सीख ली है 2 सालों में, कोई वेरिएंट आप ये कोई चीज़ नहीं है दरवाज़ा बंद कर दो तो उधर ही रह जाएगा। ये चीज़ें ट्रैवल करेंगी और जिस तरह कल डॉक्टर फैसल सुल्तान भी एक्चुअली हमारे शो पे कह रहे थे, इनवेरिएबली इट विल कम टू पाकिस्तान। एक और बात, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और उसके वालिद साहब को डॉक्टर ने मशवरा दिया। अब मशवरा सुनिएगा। वो शख्स जिसके वालिदैन लाहौर मुंतकिल हुए हों अक्रॉस द बॉर्डर से, फिर वो लाहौर में पैदा हुआ हो, लाहौर अंदरून लाहौर की गलियों में पला बड़ा हो और उसके बाद लाहौर में मकीम हो, लाहौर में ही कारोबार करता हो, लाहौर में ही उसकी शादी, उसके बच्चे, उसके पोता पोती, नवासे नवासियाँ हुए हों और उसको एक मौले जाकर ये कह दे कि आप ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब ये मतलब ये एडवाइस तो आप सोचिए कि वो शख्स तो जीते जी मर गया, क्योंकि और वो इंथुजियास्ट नहीं होते जो लाहौर से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं लोग। ज़्यादातर जो लाहौरी हैं, जो ज़्यादातर लाहौरी हैं वो लाहौर से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो लाहौर से बहुत प्यार करते हैं और लाहौर लिटरली लाहौर उनकी पहली मोहब्बत भी। बहुत से लोग ना इस फ़िक्रे को इस्तेमाल करते हैं कि लाहौर हमारी पहली शायरी हुई है इन बातों पे, इस बात पे शायरी हुई है। अब्दुल्ला, लेकिन बात यह है कि सीजनल कुछ चीज़ें हों तो ये एडवाइस किया जाता है। आई रिमेंबर इस्लामाबाद में एट वन टाइम जो एजमेटिक जिनको दमे का होता है प्रॉब्लम, उनको कहा जाता था कि देयर इज़ अ सीजन देयर, पोलन सीजन, उसमें आप ट्राई टू गेट आउट ऑफ द सिटी, कि आप कहीं और चले जाएगा। तो महीनों पर मुहित हो गई है। हाँ, एग्जैक्टली, बात ज़रा लंबी हो गई है। 1 महीने से फिनोमेना चल रहा है तवातुर के साथ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में या तो नंबर 1 पे होता है या नंबर 2 पे होता है। अच्छा, इस वक्त बाय द वे सिंस यू हैव मेंशन इट, तो लेट मी टेल यू कि इस वक्त लाहौर जो है नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे दिल्ली है, हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के रोज़ आपको अपडेट देते हैं। पहले नंबर पे न्यू दिल्ली और दूसरे नंबर पे लाहौर चल रहे हैं के साथ दूसरे नंबर पर है और ये हर घंटे के हिसाब से लिटरली चेंज हो जाता है। तो सूरत हाल इतनी ख़राब है और लिटरली मैं 2 साल पहले वज़ीर आज़म का खिताब एक देख रहा था, कहीं रिपोर्ट हुआ हुआ, उन्होंने तब भी यही कहा था कि मैंने हिदायत कर दी हैं कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। 2 साल में क्या इक़दाम किए गए? प्लीज़ ज़रा हमें उन इक़दाम की फहरिस्त तो बताएं जो 2 साल में एक्चुअली आयादा और इरादा नहीं किया गया, किए भी गए हों। अभी भी जो किए भी गए हों। केस इन पॉइंट, क्योंकि जो हमारे शो पे आते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, वज़ीर होते हैं, हु एक्चुअली जिनका काम है इस पे गौर करना और कुछ चेंजेस लाना, उनके पास तो सिर्फ बहाने ही है। तो कोई कॉन्क्रीट चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होते हुए। खैर एनीवे, ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बातें करते रहेंगे। आपको पता है कि हमारे अपने कंसर्न्स भी होते हैं, फिर खबरों से आपको आगाह भी करना है। सो शुड वी बिगिन? भाई बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्मी इन्होंने गीत तरतीब दी और उसके बाद मैडम नूरजहां के भी बहुत से लाजवाब गीत इन्हीं की कॉम्पोजिशन हैं, तो वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ स्पेशल ट्रिब्यूट फॉर निसार बज़मी साहब, जिनका आज 97th यौम पैदाइश है, 97वां यौम पैदाइश है। अभी हम आपको बता दें कि कोरोना वबा के बाद वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर वज़ारत ख़जाना की ऑडिट रिपोर्ट ने अब हुकूमत के बड़े बड़े दावों का पोल खोल दिया है। पहले तो दावे थे, अब कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, पूरे आपको डिटेल देते हैं। ऐलान जो था वो ऐलान एक्चुअली 500 अरब के रिलीफ पैकेज का किया गया था। 314 अरब रुपए ना जाने किधर गायब हो गए। मतलब अंदाज़ा करें कि क्या फिगर्स हैं इधर, और आवाम के लिए सिर्फ 116 अरब ही जारी हो सके।
दिहाड़ीदार मुलाजमीन के लिए तयशुदा 200 अरब में से सिर्फ 16 अरब ही जारी किए गए। और ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बहुत, अभी आगे आप डिफरेंस देखते जाएं। और यूटिलिटी स्टोर्स को भी 50 अरब में से 10 अरब ही मिल सके। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं इधर। बिजली और गैस की सब्सिडी के लिए 100 अरब में से सिर्फ 15 अरब रुपए ही दिए गए। और पनागाहों और लंगर खानों में रहने वाले सबसे मुस्तहक तबके के लिए तयशुदा 150 अरब में से भी 5 अरब रुपए का अब तक कोई अता पता नहीं। तो बहुत सी और जो तयशुदा थे उसमें सबसे ज्यादा लंगर खानों और पनागाहों पे खर्च हुए हैं, बाकी इस सब में तो ह्यूज डिफरेंस है। हालांकि ऑब्वियसली आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में वजीर आजम इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन की इसीलिए शदीद मुखालफत कर रहे थे कि इससे गरीब तबका जो है वो पिस जाएगा। याद करा दें आपको एक दफा। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सब मुश्किल में हैं। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। हमारे गरीब लोगों को क्या बनेगा? अच्छा जी, रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगियों के अलावा ये इंकशाफ भी हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए का गैर मयारी घी और तेल रखा गया, जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़रे सेहत करार दिया था। ये वही वक्त था जब गैर सरकारी तंजीमें आवाम की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थीं और वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुश्किल घड़ी में आलमी इदारों से गरीब ममालिक के कर्जे माफ़ करने की अपीलें कर रहे थे। लेकिन अब ऑडिट रिपोर्ट ये बता रही है कि खुद हुकूमत ने कोरोना के दिनों में गरीबों को रिलीफ के नाम पर बस दावे और झूठे वादे ही किए हैं। ये सारी सूरत हाल रही है, इसी पे बात करते हैं। ये वजारत खजाना की ऑडिट रिपोर्ट है, इसलिए ज़रा ज़्यादा कंसर्निंग भी है, बिकॉज ऑब्वियसली यू मस्ट बिलीव दैट एज वेल। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। कुछ सवाल IMF ने भी कहा है ना, आलमी इदारे कह रहे हैं कि जनाब ये जो कोविड पे खर्चा हुआ है बताएं ज़रा कितना हुआ है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए हुकूमत ने जितनी भी रकम का ऐलान किया था, पूरी अभी हमने डिटेल दी है, इसमें से कुछ फीसद ही जारी हुई। तो क्या ज़रूरत ही इतने पैसों की समझी गई कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, या हुकूमत की तरजीहात बदल गई? हुआ क्या, इसकी कोई बैकग्राउंड बताएं। देखिए, कोरोना जब आ रहा था तो किसी को समझ नहीं थी कि उसका क्वांटम क्या होगा, खुदा न खासा कितना खौफनाक होगा, कितनी अमवात होंगी, कितना अरसे के लिए लॉकडाउन होगा। तो वो एक अंदाजे से एक कोशिश की गई थी कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उस हवाले से वो रिलीफ फंड अद्वियात की शक्ल में और दीगर जो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या इकनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो उनके लोगों के माशी पहलू हैं, उन पे लगना था। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से कोविड हैंडल हुआ, तो ये वो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं रही और वो पैसा ख़जाने में है और वो इसी मुल्क के लोगों के किसी बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस पे हमें मुतमईन होना चाहिए कि वो जो बहुत बड़ा हमने अंदाज़ा लगाया था नुकसान का, वो नहीं हुआ, लिहाजा रिलीफ की उतनी ज़रूरत नहीं रही। अब्बासी साहब, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस हैंडलिंग में भी दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका, वेटर, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने वाले, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के मुलाजिमीन, ये कितना मुतासिर हुए हैं। और इसी दिहाड़ीदार मज़दूर तबके के लिए उसूली तौर पर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के ख़िलाफ़ भी थे, लेकिन मज़दूरों के लिए ऐलान करता 200 अरब रुपए में से सिर्फ 16 अरब अब तक जारी हो सके। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। अगर आप कह रहे हैं बाकी जगहों पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये तो वो एवेन्यू था जहाँ पे ज़रूरत थी और अभी भी है। देखिए, 200 अरब जारी किया था कि उसमें ये अंदाज़ा था कि ये बहुत अरसा लंबा अगर लॉकडाउन रहा तो लोगों को रिलीफ देंगे और बजट के लिए पैसे पहले रखना पड़ते हैं, अदरवाइज़ अगर बजट ना रखा हो तो फिर कट करना पड़ता है। एक बड़ा बजट रखा गया और अंदाज़ा लगाया गया कि इतने अरसे में हैंडल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल था और इमरान खान जैसे लीडर की विजडम की वजह से उस कोविड पे जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। और स्ट्रैटेजी यही थी कि हम जल्द अज जल्द उसके तिब्बी पहलू से और जल्द अज जल्द उसके माशी पहलू से निकलें और वो दिहाड़ीदार को
लॉकडाउन के दौरान कॉम्पनसेशन मिली भी, लोगों को पैसे भी मिले पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद बहुत जल्दी हमने लॉकडाउन खोल दिया। जब खोल दिया तो फिर आप जाहिर है वो जो पैसा है वो किसी एहसास के उस प्रोग्राम में जाएगा जो उससे बड़ा ज़रूरतमंद आदमी होगा या शख्स होगा इस माशरे का। लिहाजा वो सारे पैसे एहसास के ज़रिए कमज़ोर तबकात की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन वो लॉकडाउन ना होने की वजह से वो पैसा लॉकडाउन जो ख़त्म हो गया इससे वो पैसा बच गया। चलिए बासी साहब ये भी बताइएगा कि कोरोना रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ बिजली गैस के लिए भी सब्सिडी का ऐलान था, लेकिन ऐलान करदा रकम का 85% दिया ही नहीं गया। तो ये सवाल तो फिर बनते हैं ना, ये क्या IMF की किसी शर्त के तहत ऐसा हुआ या इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, IMF तो ऐसी एक पॉलिटिकल बात है। देखें, वो उस वक्त दिया गया था लोगों को बिज़नेस का मेकअप का रिलीफ कि जब पूरी दुनिया में ग्रोथ नेगेटिव थी। आप चेक तो करें कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से अगले साल ग्रोथ 3.9% होगी, जो बहुत बड़ा एक मार्का था, और अभी इंशाअल्लाह इस साल ये 5% पे चली जाएगी। जब ग्रोथ हो रही है इसका मतलब है कारोबार बहाल हो गए। तो जब कारोबार बहाल हो जाए तो फिर लोगों को ये जो रिलीफ बिजली वाला या गैस वाला इसलिए था कि लोगों को जो कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार बंद हैं, तो उनको और कोई पैसे देने का तरीका नहीं था, तो उनको बिजली के और गैस के रिलीफ में दिया था। और जब वो कारोबार खुल गए, इंडस्ट्री खुल गई, तो फिर उनको उस रिलीफ की ज़रूरत नहीं रही। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नहीं भी मिला, लेकिन जिनको मिला और जिनको मिलना था, अगर ये चीज़ लंबी जाती तो उनको मज़ीद मिलता। ये भी पैसा बच गया है, ये आपके और मेरे किसी और हमारे मुल्क के गरीब लोगों के किसी और काम आ जाएगा। इसमें हमें खुश होना चाहिए, ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम ज़रूर खुश होते हैं अगर मुल्क दिवालिया होने के करीब ना होता और उसकी मदद के लिए आपको सऊदी अरब से इमदाद हासिल ना करनी पड़ती। सो खुश तो तब होना जब ये पैसा वाकई हमारे किसी काम आ रहा हो। मुल्क की माशी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क लिटरली एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था, तभी तो सऊदी अरब के पास हम हाथ जोड़ के गए और जिन शराइत पर कर्जा लिया वो भी आपको पता ही होगी। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। लास्टली बस साहब, इंसदादे गुर्बत के लिए, इंसदादे गरीब वैसे कैंपेन चल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म और हुकूमत के बहुत से वादे थे जिनकी अब तक एक्चुअली जो सामने आने वाली रिपोर्ट्स हैं वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। तो आप समझते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ रहीं या सब कुछ ओके है? जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत सी इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं भी मिला, लेकिन कुछ को मिला भी। देखिए, इंसदाद गुर्बत या पॉवर्टी एलिविएशन एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे इस हुकूमत को आपको वक्त गुजरने के बाद तारीफ़ करना पड़ेगी। सबसे पहली बात कि गरीब और अमीर को ना इस मुल्क में डाटा ही कोई नहीं था। जब तक डाटा नहीं होगा, आप 22 या 24 करोड़ लोगों को किस तरह आप उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे? और ब्लैंकेट सब्सिडी देनी नहीं होती, सब्सिडी या हेल्प टारगेटेड देनी होती है, और उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं थी। इस हुकूमत ने सबसे बड़ा काम यह किया कि आज आपको क्लासीफाई कर दिया। आने वाले दिन में खुदा न खास्ता ऐसी कोई वबा आती है, कोई मसला आता है, तो आपको मुस्तहिक लोगों का पता चल गया। तो जो आपको लग रहा है कि तखफीफ गुर्बत का प्रोसेस स्लो है, उसकी वजह यह है कि इस दिसंबर तक वो सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। फिर जिस आदमी को आप बेनिफिट देना चाहते हैं उसको देंगे, जिसको नहीं देना चाहते उसको नहीं देंगे। इससे पहले किसी अमीर गरीब का आपके पास डाटा और प्रोफाइलिंग नहीं थी। इनकम प्रोफाइलिंग मैं समझता हूँ इस हुकूमत का सबसे बड़ा मार्का है, जो आइंदा आने वाली ये हुकूमत या कोई और हुकूमत उसको बड़ा फ़ायदा देगी। और तखफीफ गुर्बत हो ही नहीं सकती, आप वो मदद कर ही नहीं सकते जब आपको मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक का आप फ़र्क ना करें। और वो इस इनकम प्रोफाइलिंग ने किया जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका सदाकत के लिए बासी साहब। और वैसे डेटा वाली बात जो डेटा की है, वो डेटा इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड फॉर एनी कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए इस किस्म की चीज़ तो चाहिए होगी। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग निकल आई है आपकी सारी बात में से। ये सारी गुफ्तगू में आपने जो ये कहा ना कि हमें तो खुश होना चाहिए कि पैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये पैसे तो ख़जाने में पड़े हैं। सर, इतने ही पैसे होते ख़जाने में तो क्या हमें इस तरह लोगों की मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे होते? और वही कशकोल जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सख्त खिलाफ थे और ये वादा करके आए थे कि हम तो कशकोल तोड़ देंगे, हम भूखे मर जाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम IMF के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, हम अपने दोस्त ममालिक के आगे भी हाथ फैला रहे हैं। और पहले साल तो ये सूरत हाल शायद समझ आती है क्योंकि क्या उसे कहते हैं, पिछली हुकूमतों का ही सारा कसूर होता है। अगर चौथे साल भी हम एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी हों और उसके बाद दोस्त ममालिक से मदद ले रहे हों और IMF के आगे भी सख्त शराइत, IMF की सख्त शराइत के आगे सरेंडर कर रहे हों,
तो फिर क्या हमारे ख़जाने में पैसे और वो किस काम के? नहीं तो आप वैसे पर्सपेक्टिव की बात है ना, आप उसको कशकोल समझ रहे हैं तो कुछ कहेंगे ये तो फ्रेंडली मदद है। अगर हम सऊदी वगैरह की बात करें तो इट्स ऑल्सो आई गेस अ बिट ऑफ एन इशू ऑफ पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक खबर है और बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कराची से। गुलिस्तान जौहर है, ब्लॉक 13, यहाँ पर कार पर फायरिंग का वाक़या हुआ है और इत्तलात के मुताबिक एक वकील जहाँ बहक हुआ है और इनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में ही ये साहब दम तोड़ गए और शनाख्त इनकी हुई है इरफान के नाम से। उम्र इनकी 40 साल बताई गई है। क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी मज़ीद तफ्तीश में अब तक बात सामने आई है, वो हम आपको बताएंगे जैसे ही वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 का ये इलाका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे घर के आसपास ही थे, रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग हुई है। और एक कार पर गाड़ी में जा रहे थे, ज़ाहिर काम पे ही जा रहे होंगे और इनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। पूरी टारगेट किलिंग डेफिनेटली अभी सर्टनली अब तक तो यही तासुर है। आप बता भी रहे हैं कि अगर रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है और बड़ा पिन पॉइंट करके एक शख्स को मारा गया, तो दैट्स टारगेट किलिंग। ऑफ कोर्स जिस तरह हमारे पास जी जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स आएंगी वी विल शेयर देम विद यू। अच्छा जी, एक बात जो हमें बड़ी कंसर्निंग लग रही है क्योंकि हमने इसको देखा है पहले 1 ही साल पहले होते हुए। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क के 4 हाथियों के मुआयने के बाद जर्मन डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि चारों हाथियों को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। ऐलान में ताख़ीर की गई, इलाज में ताख़ीर की गई तो हाथियों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इस पर हम तवज्जो इसलिए ख़ास तौर पर लाना चाहते हैं बिकॉज आपको पता ही है कि 1 साल गुजरा भी इस्लामाबाद मरकज़ार ज़ू का कावन जो है उसको रिपैट्रिएट करना पड़ा था कैम्बोडिया, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी थी कि लिटरली पाकिस्तान को बदनामी मिल रही थी उस वजह से कि हमने किस तरह उसको तो कहा जा रहा था द लोनलीएस्ट एलिफेंट इन द वर्ल्ड बिकॉज़ he was suffering, the Kavan was suffering from clinical depression as well. तो यहाँ diagnosed with clinical depression. So यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर खलील, डायरेक्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फॉर पाउस हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास बहुत सी गुफ्तगू है आपसे शेयर करने के लिए। अच्छा, फौरी सर्जरी बाय द वे इन हाथियों की तजवीज़ की गई है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? लिसन टू दिस। Both places need a good food program to be adjusted for the elephant and training for the elephant and for the staff. We can say very clear that the elephant, the holes insides are really severe infected and this cause severe pain for the elephant. So the reason we recommend urgently to do a surgery. Like the 2 elephants here, they need urgent help with surgery, especially Noor Jahan, with surgery of the tusk, because the tusks are broken. If we don't treat this infection, it will go, the infection could go to the brain and this will be fatal for the animal. In the safari park, the urgent treatment is needed for the feet of the elephants. अच्छा, साथ ही हम आपको बता दें कि इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि मजमूई तौर पर चारों हाथियों की जिस्मानी सेहत अच्छी है, लेकिन गैर मुल्की डॉक्टरों की तजवीज़ पर अमल ज़रूर किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर की दोनों हथनियों के टूटे दांतों से मुतालिक सवाल किया गया तो डायरेक्टर चिड़ियाघर मंसूर काजी लाइल्म निकले। ज़रा सुने क्या कहा। निकलने शुरू हो और वो किसी चीज़ से टकराए तो वो झड़ना शुरू हो जाती है और वो झड़ी। मैं पिछले का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं आइंदा का जवाब दे सकता हूँ। मैं तो अभी परसों मैंने जुम्मे के दिन चाल लिया, हफ्ता इतवार को ये दोनों चीज़ें हो गई, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ भी कहने से कासिर हूँ। सिस्टम अगर चोरी वगैरह नहीं होंगे, टूटे होंगे, जरी जड़े होंगे टकराने से, पहले मैं मालूम करूँगा और अगर कुछ मुझे मालूम हुआ तो ज़रूर आपसे भी शेयर करूँगा। इनको कोई टेंशन नहीं है, as you can apparently see him। और दूसरी बात ये कि you have listened, you have heard what experts are saying, और साथ में उसके बाद इनका ये कहना कि सब तसल्ली बख्श सेहत है। ये स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, ये हमारी पूरी कौम को ले डूबता है। और फिर ये कहना ना कि ये टकरा गए होंगे,
आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, आप ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा, और माशाल्लाह एक तो लतीफ़ा है ना इस सारी सूरत हाल में, ऑल्दो वी हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस। एक लतीफ़ा है, एक सफारी पार्क के हाथी के बारे में 12 साल बाद पता लगा कि वो हथनी है। ये भी हुआ है? नहीं। What were you guys on? अब्दुल्ला ये नहीं, I'm telling you. अच्छा जी, डॉक्टर आमिर खलील ने हमें ज्वाइन किया है। telling you, और ये मैं सोच के हैरान रह गया कि हमारी किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं। I almost don't really want to concentrate on that because I'm speechless. ये कैसे हुआ है? अच्छा चलिए, हमारे गेस्ट हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। खलील की गुफ्तगू सुनी थी। He has been a part of all that contingent जो कि कावन के साथ था यहाँ पे। बिल्कुल, और बड़ी इनकी उस वक्त पिछले साल की हम बात करें, आपको पता है ना, कावन को भी आप कंबोडिया 4 महीने वो कावन के साथ एक्चुअली पाकिस्तान में रहे, और ही वाज द वन जिन्होंने बड़ी डिटेल्स दी कि इसको, इतने बड़े जानवर को आपको पता है कि एक एनवायरनमेंट से निकाल के दूसरी एनवायरनमेंट पे लेके जाना, खास तौर पे जब वो जानवर वैसे ही क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, एक और उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, एक दुनिया की नजरें उस प्रोजेक्ट पे हो, तो ये बड़ा इन्होंने हमें अप टू डेट भी रखा। क्लिनिकली डिप्रेस्ड था। यहाँ पे these elephants are suffering from severe tusk and tooth infection. Put it on you. आप अपने ऊपर रख के सोचें, दांत में एक दिन इन्फेक्शन होता है, इंसान 2 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाता। Dr. Amir Khalil, who is the Director Project Development for PAWS, has joined us. Dr. Amir, thank you so much. First of all, if you could identify what exactly are the medical issues, going on with these elephants in Karachi? Dr. Amir, are you with us? We are trying to connect him, but we are unable to. Dr. Amir. हालांकि थोड़ी देर पहले हमारी वैसे उनसे बात हुई थी. Dr. Amir Khalil, can you hear us now? अच्छा चलें, अभी हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन बात एक दफ़ा यही होगी, एक प्रॉब्लम अगर हो चुकी हो और दोबारा से बार बार वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हो, तो फिर इट समहाउ शोज़ कि हमने कुछ सीखा नहीं। चूँकि पिछले साल इतना बावेला जिसको कहते हैं हुआ, अब कावन के हवाले से इतनी बात हुई, हाउ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स, और ख़ास तौर पे एनिमल्स इन कैप्टिविटी होने चाहिए, मतलब बड़ी डिबेट चल पड़ी, वो जू ही ख़त्म कर दिया। आपको पता है ना, Still there. जी बताएं। अखबारों में हेडलाइनें लगी हैं, ये आपको पता है, बाकायदा कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है। सोनू जो है ना, हाथी पहले, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ हाथी और हथनी में, बिकॉज कंफ्यूजिंग सूरत हाल थी एक्चुअली। तो बेचारे जो जिनको नहीं पता चला उनके लिए भी तो कंफ्यूजिंग थी। सो सोनू के अल्ट्रासाउंड से पता लगा कि वो तो हथनी। ये हेडलाइंस आई थी। अच्छा, I might have forgotten that क्योंकि मैंने समझा होगा कि ये वैसे ही हो रहा है। Dr. Amir Khalil is with us. Dr. Amir, while we were talking to Mahira from PAWS Pakistan the other day, you and your team were examining these elephants in the background. So what are your findings primarily, if you'd like to share with us? Is there any life-threatening situation for these elephants? Currently, there is no life-threatening situation, but with the time, will be. The elephants still young. They are not really aged elephant. But if we notice that in Safari Park, the 2 elephants, it was I will say, attention done to the feet. The 2 elephants in the Safari Park need really immediate attention for the feet, otherwise it will be a problem. The second problem, which we find, it was in the Karachi Zoo, the tusk infection. This might be a problem, a serious problem in the future, and it will be difficult to manage. The other thing, I think it is very important to care for the nutrition of the elephant, the program, the diet of the elephant are really important, and for the training of the staff and the training of the elephant, we think this is really mandatory and important. This is regarding the safety of the staff, the safety of the visitor, the veterinary doctor, and the safety of the visitors. These are important. So training, it will make the life easy for the staff. It will be safe, and enrichment for the elephant are very important, because the elephant are really very high intelligent animal, very social animal, and I think it is not difficult, and I think with some training, with some enrichment for the elephant, this is will improve the
life of the elephant. So Dr. Amer, you have identified a lot of problems. Number one, obviously, this is a very big animal to be taken care of in a very specific way. The staff does not seem to be trained, as you just said. So what are your suggestions? Obviously, you are here to examine these animals, but before you leave, you will be giving some suggestions as well. Are they being treated well? Or are they being treated right, especially since they have so many medical conditions like you just mentioned, the tusk infection and something to do with the feet as well. So do we have the right resources around the zoo or in Karachi for these animals to be treated properly? I think there is a lot of good resources in Pakistan which will be able to improve the condition for the elephant, but especially for the operation, the needed equipment and tools. I think really there are few persons in the world which are able to do such surgery, and it needs special, I will say, equipment which are currently not in Pakistan. So it needs a team which are qualified to do this operation, but sure with the Pakistani colleagues. So I think with the Pakistani colleagues, it was the first time, and after this, they will be able to do this again. And regarding the training, I think 1 month will be good for the staff to be trained, and it's not a difficult thing to do. So I think this is really possible to do. We trained before some colleagues in Islamabad with Kavan, as well as also we took some colleague to one of our sanctuary abroad to be trained. But this regarding brown bears. And now I think it is the time also for the elephant, because especially these are the last 4 African elephants in Pakistan and in Karachi, and I think the people deserve to see the elephant in good condition, and the elephant deserves to live in a species appropriate. Certainly, so certainly, they do deserve all these better conditions. Dr. Amer, we would really like you to, put light on the fact that why are these infections and these conditions developed? For instance, were we giving the wrong diet to these elephants? That's why they developed the tusk infection. Was the condition and the environment and probably the ground that they were left on to roam around was not right? That's why they developed the feet infection. Why all these infections happened in the first place? I think when the tusk was broken, maybe I think this happened some years ago, removed or broken. I think some attention not take care. I think the proper antibiotic it's not given, and also we noticed the elephant was not vaccinated. So this is one of the important things which are really important. Animals should be vaccinated to be protected from diseases and infection. But according to the record, the elephant were not vaccinated, and I think this is very important to be done in the coming period to stop problems. So it was just an alert to take attention and to give some care and needed care for the elephant. Otherwise, it will be too late. So we make alert that the elephant physically are good, they are moving, they are eating. But if we continue like this, elephant normally living 60 to 70 years like human, they will not have this opportunity. Dr. Amer, please. Yes, finally, could you just confirm to us, we were talking about the tusks of the elephant, were they broken or were they removed? Because that would totally differ, what happened to those animals. The tusks were broken, as the director right now was also saying that, the elephant might have hit somewhere, something, and that's how the tooth got broken. So you think it was removed or it was broken? It is, to be honest, it's too late to say this now. We know that they are not existing, and I know it could be a very sensitive topic. So really, I can say what is important from our side as a veterinary doctor, we can confirm they are not existing, and there is a cavity inside which is really stinky. There is bacteria, you can smell it very near and very strong. And this should be treated and done as soon as possible. So can this be treated with antibiotics, or surgery is a must for this to be treated? It needs at first fair preparation, because such operation is a very complex. The elephant is over 3.5 tons nearly from weight, 3,500 kilograms.
The elephant has to sleep with full anesthesia. It needs inhalation anesthesia also. It is two sides. You cannot make two operations in the same time because it's very long procedure. It is a long funnel inside bones. It's like the human tooth, but it's a huge inside with the skull of the elephant. So you have to break these bones inside in 4 pieces and to take them. And for this, the staff need to be trained because there is post-operation requirement. The elephant with food, with standing, with care. We need to build a container the elephant also to be inside, standing, safe and quiet. It is, the tooth is very painful, the tooth pain. This is the reason we see the alert now to take the steps and the precaution to do shots operation. And to make elephant sleep and to make him stand up again, you need also, the elephant have to stay on a sand, not on a concrete. Right. Because he has to sleep on his side. It must be very smooth for him. The Dr. elephant Amir, needs a bulldozer to stand him up. Yes. Right, Dr. Amir, thank you so much for giving us such a detailed profile of what condition these elephants are in at the moment. And since you have identified what the issues are, the medical concerns are, we are just hoping, that the authorities would do something about it. Thank you very much for being with us, Dr. Amir. Thank you, Dr. Amir. So basically, डॉक्टर आमिर से बात करके ये पता चल रहा है कि ये हाथी जो है ये बहुत बुरी कंडीशन में है। मतलब ये दांतों का जो कि हमें पहले ही शक हो रहा था कि ये हुआ क्या, ये दांत टूटे हैं, निकाले गए, आपको पता है ना, पोंछ कर देते हैं, निकाल लेते हैं दांत। तो ये कह रहे हैं कि अब बड़ा देर होगी, अब हम ये नहीं बता सकते ये टूटे थे कि निकले थे, इस बात को देर हो चुकी है। लेकिन जो नीचे कैविटी रह गई है वो बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड है। इन आसान अल्फाज में अंदर कीड़ा लग गया है और वो सड़ रहा है, बदबूदार इन्फेक्शन हो चुका है हाथियों के दांतों में। इतने अरसे से उनको पता नहीं था, केयर टेकर्स को नहीं पता कि बदबूदार इन्फेक्शन है इनके दांतों में, क्या वो समझते हैं हाथियों की यही बू होती है। अच्छा, दूसरा उनका ये कहना था कि जो केयर टेकर्स हैं, जो स्टाफ है हाथियों का, वो इतना वेल ट्रेंड नहीं है। इतना बड़ा जानवर है, उसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केयर की जरूरत है और स्टाफ, और ये भी साथ उन्होंने कह दिया कि ट्रेनिंग हो सकती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये सिर्फ खाना डालना केयर नहीं है, एट टाइम्स ओवरवेट भी इनके लिए मसला बन जाता है। आप ओवर फीड किए जाएंगे हाथियों को, इनको कितनी खुराक डालनी है, इनकी कितनी एक्सर्शन होनी चाहिए, इनको कितना रेगुलरली मेडिकल चेकअप इनका होना चाहिए, और ये वैक्सीनेटेड नहीं, ये वैक्सीनेटेड भी नहीं है। इमेजिन। और बात यह है कि अभी तो इनकी जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन चंद महीनों की बात है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है, बिकॉज़ ये 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जो हमारे पास कराची में मौजूद हैं। आवाम का भी हक है इन्हें बेहतर कंडीशंस में रखना, और सबसे बढ़कर इन जानवरों का हक है देखना कि ये बेहतर कंडीशंस में रहें, और इनकी सर्जरी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। आई होप आपके सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस सिलसिले में काम करना शुरू हो गई है। आर कंसर्न, जब भी हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई है, उनका कंसर्न तो काफ़ी होता है, लेकिन अब कुछ होना भी चाहिए। हम इतने सैड हो गए हाथी की बात करके, और फिर हमें पूरा पिछला कावन याद आ गया, और इतनी इन्फेक्शन में एक जानवर, मतलब बहुत ही बैड सिचुएशन में हमने रखा हुआ है। इंसान के ऊपर रख के सोचें कि दांतों की अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आप 1 घंटा नहीं गुजार सकते, और उन हाथियों की इन्फेक्शन इतनी बढ़ चुकी है कि सड़ रहा है वो जख्म अब। और फिर हाथी को भी छोड़ दें, अभी आपको पता है ना वो शेर भी किस तरह मरा है। मतलब हम कर क्या रहे हैं इन जानवरों के साथ, इसलिए ये बात एकदम से हमारे ख्याल में आ गई। फॉलो अप लेंगे कि अब डॉक्टरों ने तो बता दिया, उनका काम खत्म हो गया, अब आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, जल्दी से आपको ये भी बता दें, आपको पता है कि इंटरनेशनल टेनिस स्टार और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा वाज इन पाकिस्तान रिसेंटली, और बड़ा वो चीज़ें कुछ प्रमोट भी कर रही थी, बड़ी जगह नजर भी आई। रिसेंटली उन्होंने असम के साथ एक प्रैक्टिस मैच भी खेला, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। एंड नाउ शी हैज़ gone back. She has gone back. She is going back. बिल्कुल, ये देखें ना, going back की भी हमने आपको तस्वीरें दिखा दी हैं। अज़ान मिर्ज़ा मलिक और शोएब मलिक, और अच्छा, द क्यूटेस्ट वाज कि आपको पता है इनकी बड़ी वीडियोस वायरल हो रही थी, और खासतौर पे इनका बेटा जो है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का बड़ा ही क्यूट है, वो अपने अब्बू को शोएब भाई कह रहा था, क्योंकि that is what he has heard and he was so cute when he said कि क्या नाम है बाबा का, तो हाँ, तो कहता है शोएब भाई। So he was so cute. So this is a very बड़ी accomplished family है वैसे तो, I must say, both of them, सानिया and शोएब मलिक। और ये उनका एक अच्छा ऐसा होता है ना घर में, जो बस अब्बू का या अम्मी का नाम जो चल रहा हो, जैसे फिर मोस्ट लाइकली इन कंबाइंड फैमिलीज तो बच्चे फिर उसी नाम से याद रखते हैं माँ बाप। That is true. Okay जी, we are going to see you in the second hour of Geo Pakistan. Good morning.
अच्छा जी, हम पहले भी बात कर रहे थे, हम इस बारे में भी बात करेंगे। HIV एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। एक बेहतर ज़िंदगी ये मरीज़ भी गुजार सकते हैं अगर इनकी बीमारी को कंट्रोल किया जाए, तो इन्हें एक बेहतर जितनी भी ज़िंदगी है वो दी जा सकती है। एब्सोल्युटली, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट इन द वर्ल्ड। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी पिछले ही घंटे में हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उसकी थोड़ी सी डिटेल देंगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में, हम कराची की बात कर रहे हैं, कार पर फायरिंग हुई है और सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली मेहर जो हैं वो जाँ बहक हुए। एक वीडियो फुटेज जो है, सेक्रेटरी थे। अच्छा जी, पहले तो एक वकील, पहले तो बिल्कुल एक अननोन, हमें तब तक तो नहीं इतनी डिटेल पता थी, लेकिन जो डिटेल सामने आ रही हैं हम ज़्यादा आपको देंगे। ये वीडियो जो है CCTV, हम बस थोड़ा सा एक आप यकीन करें हमने ये वीडियो देखी है एंड बहुत मुश्किल है इस वीडियो को देखना, और किस तरह बेदर्दी से सफाकी के साथ उसके मुंह पे, ऐसा नहीं है कि दूर से मार के चला गया, वो तसल्ली से उतरा है, मुसलसल फायरिंग करता रहा है। और स्कूल के 2 बच्चे उस गाड़ी के आगे मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया हो रहा था। उसके बाद पीछे से एक रिक्शा आ रहा था, ये देखिएगा, ये बच्चे 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। अच्छा, उनके सामने ये हो रहा है। जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर हियर, वी आर ओनली शोइंग यू दिस बिकॉज इट्स नॉट एज ग्राफिक एज वो तो हम कभी भी ना आपको दिखाएं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि कितने आसानी से हमारे ये स्ट्रीट क्राइम्स में ही आएगा। ये तो खैर फुल ब्लोन असैसिनेशन अटेम्प्ट ही हो गया, ये आराम से उसके बाद गाड़ी पीछे मोड़िए चला गया है। CCTV वीडियो हाउ में भी काम एंड कलेक्टेड दैट वाज। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है। काशिफ, बताइएगा क्या हुआ है इधर और क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, ये देखें, कराची का गुलिस्तान जौहर है, ब्लॉक 13। यहाँ से एक जो वकील है वो अपनी गाड़ी में अपने 2 बच्चों को लेकर निकलता है और ब्लॉक 13 में ही अपने बच्चों को ड्रॉप करता है स्कूल के लिए। और स्कूल के करीब से जैसे ही गाड़ी टर्न करके आगे जा रहा होता है तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान आते हैं और आके बड़े धड़ल्ले से फायरिंग कर रहे हैं, इत्मीनान से फायरिंग करते हैं। 6 से 7 फायर किए गए हैं पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, और करने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। और जितनी भी फायरिंग इस इंसिडेंट में की गई है बहुत ही करीब से की गई है, टारगेट करके किया गया है। और जो ये CCTV हम आपको दिखा तो नहीं सक रहे, लेकिन अगर इसको नरेट करें तो करीब स्कूल के बच्चे दीगर भी मौजूद हैं। बड़ी तसल्ली से वो फायरिंग करते हैं, करके मोटरसाइकिल पे दोबारा बैठते हैं और टर्न करते और चले जाते हैं। इस पूरी गली के अंदर मुतादिद CCTV फुटेजेस ऐसी हैं, हमने तमाम तर CCTV फुटेज देखी हैं। इसके बावजूद कि उन मुल्जमान को शायद ये शक था, वो CCTV के अंदर देखते हुए जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं है। बेसिकली नजर आ रहा है कि कोई डर नहीं है। और ये तो बड़े काम ये मास्क पहना हुआ है, हेलमेट पहनी हुई है, कुछ है, मेरे लग तो नहीं रहा कि कुछ पहना हुआ है ऐसा। दोनों ने हेलमेट पहने में थे। अच्छा, और बड़े दोनों ने पहने में थे। 6 से 7 फायर किए हैं। फायर करने के बाद यहाँ से वो फरार होते हैं और बाकायदा ये टारगेट करके कत्ल किया गया है। पुलिस से हमारी बात हुई है, अभी भी हम इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। और जब हम गाड़ी को देख रहे हैं, इस इंसिडेंट को देख रहे हैं, तो पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि बड़ी करीब से ये फायरिंग की गई और बाकायदा प्लान टारगेट करके फायरिंग की गई है। बिल्कुल हमें नजर भी आ रहा है काशिफ के देयर आर विटनेसेस एज वेल, मतलब सामने एक मोटर बाइक है, पीछे एक पूरी वैन है, तो ये किलर्स को भी बिल्कुल जिस तो ढिठाई और धड़ल्ले से इन्होंने काम किया है, जैसे कि किसी को यकीन हो कि हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं और ना ही हम पकड़े जाएंगे। आप बता रहे हैं काशिफ कि काफी CCTV फुटेज है इस पूरी जगह पे, कहीं से इनकी निशानदेही हो सकती है, इन्होंने जहां हेलमेट ना पहना हुआ हो, इनकी शक्ल नजर आ रही हो। पुलिस ने अब तक जो CCTV फुटेजेस हासिल किए हैं उनमें इनकी मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया है, वहां से उनको ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कौन सा कोई इन्होंने जाली नंबर नहीं लगाया हुआ होगा। काशिफ, लास्टली इन्हें कोई थ्रेट्स थे, क्या है इसके पीछे, क्या कोई मुकदमा ऐसा लड़ रहे थे जिसमें इनकी जान को खतरा था, कुछ पता लगा इस बारे में? अभी इससे कुछ देर पहले ही इनकी फैमिली यहाँ पहुंची है। पुलिस इनकी फैमिली से इंटरोगेट कर रही है, उनसे पूछ रही है कि इनका किसी से कोई झगड़ा था या कुछ लेन देन था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक फैमिली की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया गया है, जबकि इनकी तमाम तर चीज़ें, मोबाइल फ़ोन या वॉलेट, वो तमाम तर चीज़ें गाड़ी में ही मौजूद हैं। जब इन पर फायरिंग की गई तो गाड़ी इनकी जाके टकराई है, तो जिस जगह टकराई है उस जगह का भी पुलिस की जानिब से मुआयना किया जा रहा है, जबकि जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ का भी मुआयना किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, इट्स अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट। अच्छा जी, अब इसके बारे में हमने बात कर ली और बड़ा ही मुश्किल बात करना ज़रूरी भी है, बिकॉज दिस हैज़ बिकम सो ईजी टू डू।
और अच्छा जी, अभी आगे करना चाह रहे हैं। कोरोना की बंदिशों में आपको पता है पूरी दुनिया ही मुतासर थी और फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो ऐसे थी जैसे कभी ऐसा लगता था खुलेगा ही नहीं ये सिलसिला। बड़ी ही मुश्किल से बहाल हुआ ये सिलसिला। कुछ फॉरेन फिल्म्स और फिर एक पाकिस्तानी फिल्म खेल के लगी और बड़ी अच्छी रिसेप्शन भी उसे मिली। और सज्जल और बिलाल अब्बास दोनों ही हमारे बड़े फेवरेट अदाकार हैं और वो तो फेवरेट हैं ही, लेकिन जिस जोड़ी ने ये फिल्म बनाई वो भी हमारे बड़े फेवरेट हैं, नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, जो इससे पहले भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मुताद्दिद कामयाब फिल्में दे चुके हैं। और हर दफ़ा इनकी फिल्म इंतहाई एंटरटेनिंग तो होती है लेकिन उसमें एक अंडरलाइंग समहाउ मैसेज भी होता है। एब्सोल्युटली, हम हमेशा देखते आए हैं, लेकिन ये बाय फार सबसे इस बार जो रिस्की था आई है, ये बड़ा रिस्की टॉपिक भी था और बड़ा सोच के कि ये टॉपिक, अदरवाइज व्हाई वुड समबडी डू इट। डेफिनेटली जो चाहता है कि जी नैरेटिव एक क्लियर होना चाहिए और एक अटेंशन आनी चाहिए उस इशू पे भी, द ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ सकूत ढाका 1971 और दिसंबर का आगाज हो चुका है, 16 दिसंबर आती है तो फिर आपको पता ही है हमारे जख्म भी ताज़ा हो जाते हैं। हमारा मुल्क टूटा था और हमने बचपन से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा इस बारे में लिटरली। और इस फिल्म में एक डायलॉग है कि हमारी माशरती उलूम की किताब में एक पैराग्राफ ही होता है इस इंसिडेंट पे, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। सो नबील कुरैशी जी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस मूवी एज वेल, बिकॉज डेफिनेटली अब इतने अरसे बाद सिनेमास का खुलना और एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मूवी विद अ मैसेज आना, तो ये इफ़ आई कुड आस्क यू नबील, आपसे शुरू करते हैं। ये बड़ा थॉट प्रोसेस आपका फिक्स था कि जी हमने इस ऐसे टॉपिक पे एक मूवी, एक अपना नैरेटिव बयान करना है? आई थिंक एज ए मेकर सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें पनप रही होती हैं, बट आई थिंक उसको एक राइट टाइम जो है वो चाहिए होता है जब आपको लगता है कि यार आई थिंक अब वक्त है कि इसके बारे में बात की जाए। तो हमारे दिमाग में काफ़ी अर्से से कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही थी, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 50 सालों में जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेकर कोई भी, आई डोंट थिंक कि कोई ड्रामाज बने हों या कोई फिल्म बनी हो या इसके बारे में बात भी होती हो, जस्ट बिकॉज के 1971 की जो ट्रेजेडी है उसके बारे में हम लोगों ने पलट के जो है वो उसको देखा ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं की, वो एक टैबू सा सब्जेक्ट जो है वो बन गया था। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम जो है वो अपने साइड की कहानी सुनाएं, बिकॉज हम पिछले 50 सालों में जो सुनते आए हैं वो एक ही साइड की कहानी है और जो भी उसके अंदर एग्जैजरेशन है उसको भी एक्सेप्ट करते आए हैं। सो आई थिंक आवर ऑब्जेक्टिव वॉज कि यार हम जो मिथ्स हैं या जो चीज़ें इतनी एग्जैजरेट कर दी गई हैं हिस्टोरिकली उनको थोड़ा सा करेक्ट करें और बताएं कि यार कि ठीक है गलतियाँ थी हमारे एंड पे भी, बट स्टिल जितना उसको एग्जैजरेट किया गया है या जो असल मुद्दा था उसको दबा के कुछ और चीज़ें जो वो ज़्यादा सामने लेकर आई, तो उनको थोड़ा सा जो है वो लोगों के सामने सच को सामने लेकर आ सकें। That is indeed very bold of you both to pick up something like that. Definitely बड़ा sensitive topic भी है। अच्छा, नबील ने तो क्रिएटिव साइड संभाल ली, लेकिन आपको पता है कमर्शियली वायबल भी तो होना चाहिए ना इस किस्म के टॉपिक को एज अ फिल्म। तो फिजा आपसे पूछेंगे, ऑब्वियसली आप अदर एस्पेक्ट्स भी देखती हैं, नबील जहाँ क्रिएटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, पहला इंसान का दिमाग में यही रिएक्शन आता है कि भाई क्या हो गया है, दिमाग सही है, सकूत ढाका पे फिल्म बनाओगे, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, हाउ कैन वी टॉक अबाउट इट। और ये वैसे ही ऐसी फिल्में जिसमें बहुत ज़्यादा सबक आमोज बातें की जाती हैं कमर्शियली चलती नहीं है। एंड कैन आई ऑल्सो पॉइंट आउट फिजा, अगर आप जवाब दे रही हैं कि इसके लिए तो बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च भी चाहिए होगी आपको टू कीप इट ऑथेंटिक। तो क्या ये सवाल आपके भी थे एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म? I've lost them, मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा फिजा, कैन यू हियर अस? नहीं आ रही जी। अच्छा नबील, आपको आवाज़ आ रही है नबील? जी जी मुझे आपकी। अच्छा नबील, तो आप ज़रा ये सवाल हमारा फिजा को दोहरा दें कि आपने क्रिएटिव साइड संभाल ली और एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म इनके लिए कितना मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि इन्हें कमर्शियल बिजनेस एस्पेक्ट भी तो देखना है फिल्म का। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर अस? आई एम जस्ट देखिए, यस आई कैन डेफिनेटली हियर यू गाइस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बेहतरीन आ रही है। सवाल आप तक पहुंच गया या शुड आई रिपीट फिजा? नो नो आई नो इट। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कमर्शियल साइड देख रही होती हूँ, आई एम टोटली इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव साइड। हम लोगों के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक हुए हैं मैंने और नबील ने जॉइंटली लिखे हैं और ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों का जॉइंटली रिटन प्रोजेक्ट है। जब तक कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको एक टोटल बिलीव नहीं होता या आप कन्विंस नहीं होते, आप कभी भी उसको बनाने के लिए नहीं जाते एज अ मेकर। तो
क्योंकि हमारे तरह के कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें या उनको पिच करना या सेल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमने ये चॉइस बनाई हुई है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और हम वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो हम कहना चाहते हैं। एंड यही रीज़न है कि हमने खेल खेल में बनाई है। जहाँ तक जो नबील ने अभी बात की कि एक एग्जैजरेटेड वर्जन है हिस्ट्री का जो कि हमें सुनने को मिलता है, वो डेफिनेटली हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि वो बांग्लादेश की तरफ से कोई एग्जैजरेटेड वर्जन है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जो कि हम सब जानते हैं कि इस रीजन के अंदर एक जन्नाती इन्वॉल्वमेंट है एक बड़े मुल्क की, जो कि कई बार हमारे मामलात के अंदर अपनी दखल देता है। और पता है क्या, फिजिकली भी जब पाकिस्तान एक था तो वो बीच में ही मौजूद था ना, वो मुल्क बीच में ही था और लिटरली प्रैक्टिकली भी बीच में ही मौजूद है, लिटरली बीच में ही था दोनों पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। फिजा ये बताइएगा ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च का क्या लेवल होता है? बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज प्रूफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, people are going to question about they it are as going well. to question as well. तो आपका क्या प्रोसेस था ऑफ रिसर्चिंग फॉर दिस स्क्रिप्ट? देखिए, माय ओनली कंसर्न वाज कि हम जो भी कह रहे हो उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी हो और उस चीज़ को अगर कभी चैलेंज किया जाए तो हम उसके बारे में कोई रेफरेंसेस ज़रूर दे सकते हो। और इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड रिसर्च भी की है, रीडिंग्स भी की है। मैंने पर्सनली कई किताबें पढ़ी हैं, उसमें शर्मिला बोस की किताब है, उसके अंदर मिथ ऑफ 3 मिलियन है, उसके अंदर इस तरह की किताबें हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखी हों बल्कि इंडियन राइटर्स ने लिखी हों या बंगाली राइटर्स ने दमसेल्फ लिखी हों। तो आपको हमेशा ज़रूरत है टू डिग आउट। देखिए, जो मैस नैरेटिव आपको मिलेगा जैसे ही आप जाके गूगल करेंगे वो तो आपको वही मिलेगा जो कि प्रोपेगेंडा बेस्ड नैरेटिव, जिसको एग्जैजरेटेड वर्जन को बहुत सालों से जो इंडियन वर्जन ऑफ दिस 71 करते गए हैं और उसको इतना वेल लेयर्ड कर दिया, इंडियन वर्जन विच इज़ सो वेल लेयर्ड कि आपको बहुत नीचे जाके डिग करना पड़ता है कि कहीं कहीं पे आपको वो हिस्से मिले जिनको दबा भी दिया गया है। पूरी एक स्टांस है बिहारियों के बारे में जो कि एक पूरी कम्युनिटी ने इतना बड़ा सफ़र किया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करने को तैयार। जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड लोग वहाँ पे हैं उनके हिसाब से वो पाकिस्तानी हैं, हमारे हिसाब से वो वहाँ के हैं। वो जो भी लोग हैं यार, उनके मसले हल करें, जो लोग यहाँ पे हैं उनके मसले हल करें। तो एक पूरी कई जनरेशन गुजर गई हैं जिनके नेशनैलिटी के राइट्स ही अभी तक नहीं हल हुए हुए, उनको सिटीजनशिप राइट्स ही नहीं मिले हुए। वो बात करने की ज़रूरत है। एक सिर्फ जंग की लाइन को लेके हम उसको इतना बाकी चीज़ों को उसके नीचे दबा देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है जंग, उसमें बहुत डैमेजेस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत सख्त ज़्यादती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। और हम यही तो कह रहे हैं कि यार जो हुई है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम, गलती हो गई है यार। सबसे जो लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे उनके पास जो उस वक्त की सिचुएशन थी 50 साल पहले के लोग ही जानते होंगे। हम ये कहते हैं कि आज के लोगों को मूव ऑन करके आज की रियलिटी देखने की जरूरत है और इन ग्रेजुएट्स से आगे बढ़ना चाहिए। और नबील, शायद आपने देखा हो, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि वी ऑल हैव टू मूव ऑन कलेक्टिवली। और नबील, शायद आपने देखा हो कि अभी हमारी टीम जो बांग्लादेश में थी ना, सो इट वाज सच अ डिफरेंट साइड कि वो बस में जा रहे थे और साइड में रोड पे खड़े हुए बंगाली अवाम उनको वेव कर रहे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे। वी कुड नॉट, सिकंदर बख्श से हमारी बात हो रही थी, आवर टीम कुड नॉट हैव इमेजिन्ड इट 50 years or 40 years ago, but you know now the generation probably is a different generation altogether. अच्छा नबील, आपसे साथ में ये भी पूछना है कि हिस्ट्री को बताना, नौजवानों तक पहुंचाना, कल्चरली चीज़ों को बयान करना फिल्में और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ फिल्में क्या कोई अहम टूल बन सकती हैं? क्योंकि अदरवाइज हमने टर्की में देखा ये बड़ा एक अहम टूल साबित हुई। कल्चरल इन्फ्लुएंस की एग्जांपल हमारे पास साउथ कोरिया है जो अपना कल्चर दुनिया में फैला चुका है, 5 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। लेकिन हमारे यहाँ इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ नहीं है। हमें वही मसाला फिल्में हमारे यहाँ ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे काम करती हैं। देखिए, वो यही है कि हर हमारे यहाँ जो है क्या है कि एक भेड़ चाल है, जिस तरीके का ट्रेंड चलता है लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। वो अपनी यूजुअली जो है ना वो आइडेंटिटी बनाने में ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टेड नहीं है, या वो एक फार्मूला, बिकॉज सिनेमा बहुत ही जो है वो एक कमर्शियल जो है क्या कहते हैं बिजनेस है, सो बहुत सारे लोग उसको उस तरह से लेते हैं। बट हमारी अगर आपने पिछली फिल्म भी देखी हो, सो हमारी कोशिश यही होती है कि फिल्म के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई थॉट प्रोवोकिंग बात की जाए। और इस फिल्म पर तो स्पेशली
क्योंकि बहुत ही ट्रैजिक सब्जेक्ट है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट था, तो हमारी कोशिश ये थी कि यार इसको हम ऐसे लेयर्ड अप करें, क्योंकि जो 1971 में हुआ है वो हो चुका है, बट हम इसमें बात जो है वो फ्यूचर की करें कि यार ठीक है, जो गलती हमने माजी में की है वो अब हम दोबारा ना दोहराएं, और जो माजी की गलतियाँ हैं उनको उनकी माफ़ी मांग के या उनको भुलाकर अब जो है वो दोस्ती का पैगाम लेके जो है वो आगे बढ़े। एंड नो योर एनिमी, जो वो पिछली बार कर चुका है वो अभी भी कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, तो हमने इस तरह की चीज़ों की भी बात की है फिल्म के अंदर। इट्स नॉट जस्ट कि खाली हम पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें, बट हम आज के करंट पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, दैट इंडिया इज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नबील, और ये तो बड़ी कोई ढकी छुपी बातें भी नहीं है। आपने ट्रेंड की बात की कि एक ट्रेंड बन जाता है जिस किस्म की मूवीज़ आ रही हैं, फिर ज़्यादातर फिल्म मेकर्स वही करना चाहते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर ट्रेंड दैट मे बी यू हैव आपने इसको स्टार्ट किया, एक तो कोविड के बाद अब मूवीज़ वो चलेंगी जो कि बन रही थी पिछले 2 सालों से, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट वंस इज़ दिस वन। आपको लगता है कि इसका कुछ इस किस्म का असर होगा कि ज़रा ज़्यादा रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस वन दैट यू जस्ट स्टार्टेड एंड इट इज़ वर्क वेल? या जी, आई थिंक बिल्कुल बननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखेंगे, आप हॉलीवुड देख लें या आप बॉलीवुड देख लें, ये लोग पिछले 50 सालों से अपने मुल्क का एक नेशनल नैरेटिव ज़रूर अपनी फिल्म्स के थ्रू जो है वो बता रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली जो है ना अपना कोई भी नैरेटिव ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पावरफुल मीडियम। सिनेमा जो है या टीवी है बहुत पावरफुल मीडियम है, आप इसके थ्रू जो है वो लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेट भी कर सकते हैं, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हैं अपने साइड की कहानी सुनाने के लिए। तो जब हमने अभी ये फिल्म बनाई तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत खुशी हुई। कल ही मुझे मालूम हुआ कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो जाके ये पूरी फिल्म देख कर आए। तो हमारा जो ऑडियंस है वो एक्चुअली यूथ है कि जिन्होंने, बिकॉज हमारे यहाँ किताबों में जो है वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है या बहुत ही ऊपर की सतह पे जो पढ़ाया जाता है। तो हमने फिल्म के अंदर कोशिश की है कि यार उन वाक़यात को और उन चीज़ों को बताया जाए जिसमें मालूम हो कि यार असल हकीकत क्या है, या जो हम पे इल्ज़ामात बहुत सारे लगते गए हैं हम उनको जो है वो गलत प्रूव कर सकें और बता सकेंगे ये हकीकत है। एंड आई होप दैट कि अगर ये फिल्म कामयाब होती है बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली लोग इसको फॉलो करेंगे और अपनी फिल्मों में कोई ना कोई हिस्ट्री या हमारी जो अपनी एक नेशनल नैरेटिव है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। नहीं, बड़ी वक्त की अशद ज़रूरत भी है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर की जब हम बात करते हैं फिजा, डू यू थिंक दीज टूल्स आर वेरी हेल्पफुल हमारी जनरेशन को, हमारे नौजवानों को ये बताने के लिए कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू और आगे हमें किस तरह से बढ़ना है? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि आप 5th जनरेशन वॉर को अब समझने की बात कर रहे हैं और दुनिया एक और तरफ जा रही है। सब कुछ स्क्रीन बन गया है, हर चीज़, छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक की ज़िंदगी के अंदर स्क्रीन की एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो हमें किसी भी तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा एज मेकर्स कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्या हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू, मैं ये नहीं कह रही कि हम सोशल करेक्शन का कोई झंडा ऐसा लेके चल रहे कि जी हम सिर्फ बैठ के लोगों को सारा दिन स्कूलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको वो प्रोवाइड करें जो कि वो डिज़र्व करते हैं, वो एंटरटेनमेंट डिज़र्व करते हैं, आप उनको प्रोवाइड करें, वो नॉलेज डिज़र्व करते हैं, आप उनको प्रोवाइड करें, वो सच डिज़र्व करते हैं, आप उनको प्रोवाइड करें। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं और ये हर मेकर का अपना एक अपना डिसीजन होता है कि वो क्या फीड करना चाहता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें लोगों को दिखानी है और हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। इट वॉज़ वेरी बोल्ड ऑफ यू गाइस, क्योंकि इससे पहले तो हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के बैठे हुए थे और जब भी कोई सुकूत ढाका की बात करता था तो हम चुप होते थे या फिर हम टॉपिक बदल लेते थे, लेकिन उस पर आपने सिर्फ बात नहीं की, उस पर पूरी फिल्म ही बना डाली और वो थिएटर्स में पेश कर दी। So it is very brave of you guys and keep doing what you're doing. Thank you so much Nabil and Fiza for being with us and for making this movie. Actually some wrongs need to be righted as well and some misconceptions need to be corrected और ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त की जनरेशन है ना वो खुद ही ढूंढ लेगी, रिसर्च
रिसर्च करके निकाल ही लेगी कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो लिहाजा वो जो एक ब्लैंकेट डाला हुआ था फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी डेकेड्स रादर, वो ऐसी फिल्मों से फिर उठ जाता है, फिर रियलिटीज जो होती है ना वो सामने आती है, एंड वी नीड टू नो द रियलिटीज। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. I think we have a new generation altogether who have taken things in their hand. So everybody should move on, and it's high time we should not rather repeat these mistakes in any other part of the country. Opposition क्या कर रही है ज़रा बता देते हैं. कल बात पे पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जलसा किया है पेशावर में. मुल्क माशी मसाइल में घिरा हुआ है. और क्या हो रहा है हुमा? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुल्क माशी मसाइल में घिरा हुआ है और अवाम मुसलसल महंगाई तले पिस रही हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए अवाम अपोजिशन की तरफ भी क्या देखें, जो खुद कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं. इस चीज़ को हमने काफ़ी बार पॉइंट आउट भी किया है. अब तो खैर अपोजिशन को खुद को भी पता ही है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हैं. PTM इजलास की नई तारीखें सामने आ रही हैं. इंतखाबी इस्लाहात को अदालत में चैलेंज करने के ऐलान पर भी अब तक आगे बात नहीं बढ़ी. साथ ही आपको बताएं कि NA 133 के इंतखाबात से पहले वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियोस पर भी अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं. कल पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर मुतहदा अपोजिशन पर तंज के तीर चला दिए. सुनिए क्या कहा. हमारे कुछ दोस्तों ने भी पेशावर में जलसा रखने की कोशिश की और अब वो तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों इतने जमात इकट्ठे होने के बाद उनका भी पेशावर का जलसा नाकाम ही रहा. जलसे से खिताब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और अवामी मसाइल का जिम्मेदार हुकूमत को मौशी पॉलिसियों को करार दिया. हुकूमत की इमरान साहब उतना ही जुल्म करो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो. बहुत से शख्स आपके कुर्सी पर बैठे थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे. अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं. हर साजिश को नाकाम करवाएंगे और इस मुल्क के फैसले आप ही करेंगे. वज़ीर इत्तलात आपको ये भी बता दें, लेकिन एक्चुअली पहले तो आपको ये बता दें कि हमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं फ़िलहाल सिर्फ हुकूमत के अगेंस्ट बात कर रही हैं, लेकिन इतनी यूनाइटेड नहीं हैं जितनी होनी चाहिए. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कह दिया कि अपोजिशन की एहतजाजी सियासत जो है वो मौसमी है, हाँ वक्ती है, बेसिकली ख़त्म हो जाएगी और उनके तो अपने कारकुनान जो हैं वो अब उनकी बात नहीं सुनते. ये फवाद चौधरी साहब का कहना था. ये तो बरसाती मेंढक हैं, सर्दियों में निकलते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं. तो PDM की इतनी अब क्या उसके ऊपर क्या बात करें. इसी पे बात कर लेते हैं. सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. वड़ाइद साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. वड़ाइद साहब बताइएगा, जो सूरत हाल है, फवाद चौधरी कह रहे हैं बरसाती मेंढक हैं, पीपल्स पार्टी PDM की तरह कहती है कि हुकूमत मजीद नहीं चलनी चाहिए. पेशावर जलसे में बिलावल ने पूरी चार्जशीट भी पेश की, लेकिन PDM की तरह पीपल्स पार्टी भी हुकूमत हटाने का आज सच कोई अमली प्लान सामने नहीं ला सकी है. तो क्या ये सब चाहते हैं मिलकर अपोजिशन के ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो सियासी तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर इनके पास सिरे से कोई प्लान है ही नहीं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में 2 साल रहते हैं और अभी अपोजिशन जो है इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को घरों से निकाल सके. अपोजिशन ने इस सिलसिले में कोशिश की है, लेकिन पार्टी कारकुनों के अलावा आम लोग नहीं निकले. उसकी वजह शायद ये है कि लोगों को महंगाई और लोगों को गुर्बत ने इतना तंग किया हुआ है कि शायद वो ये अफोर्ड भी नहीं करते कि वो बाहर निकल के ये रिस्क लें कि कल को जेल में चले जाएं और उनके घर का चूल्हा जो है वो ठंडा हो जाए. इसलिए शायद अपोजिशन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ऑल आउट तहरीक के लिए जाए. उनके लिए अभी बेहतरीन ऑप्शन ये है वेट एंड सी, और इसीलिए वो इस पर अमल कर रहे हैं. राइट, तो लिहाजा इतनी वो इस वक्त पावरफुल नहीं है कि एक्चुअली आम आदमी को अपने घरों से इन प्रोटेस्ट में निकाल सके. राइट साहब, बिलावल भुट्टो की तकरीर अगर देख लें तो सियासी रहनुमाओं के बयानात या लाहौर NA 133 के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऐसे ही मुखालिफ नज़र आ रहे हैं जैसे तहरीके इंसाफ से पहले हुआ करते थे. तो क्या इन जमातों का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? उनका भी यही है कि अपोजिशन में रहें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते रहें, या फिर कुछ और भी आप देखते हैं?
आइडियली तो देखें होना ये चाहिए था कि भाई जो अपोजिशन की जमातें हैं ये कम अज़ कम इकट्ठी होती, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे रहती और हुकूमत को टफ़ टाइम देती और बात का मामला तय कर लेती कि जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात इतने गहरे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हैं कि वो इकट्ठे चल नहीं सके और मुझे लगता है कि आइंदा भी इनके इकट्ठे चलने के चांसेस कम हैं। हाँ, सिर्फ इस सूरत में कि अगर दोनों के ख़िलाफ़ इक़दामात हुए, गिरफ़्तारियाँ हुई, दोनों की लीडरशिप जेल में गई, फिर इस बात का इम्कान है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं। अच्छा वड़ायत साहब, इस पूरी सूरत हाल में सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का एतमाद बुलंद हो रहा है, लेकिन महंगाई और माशी इशूज़ भी अपनी जगह बुलंद ही हो रहे हैं। तो इतनी ही फ्रेंडली सी अपोजिशन के बावजूद हुकूमत गवर्नेंस ठीक करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? इन्हें तो कोई चैलेंज नहीं है, सब फेवरेबल कंडीशंस हैं इनके लिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका तजर्बा नहीं है। ख़ासकर हम मुआशी शोबे में तो बड़ा दावे से कह सकते हैं कि मुआशी टीम जो है हुकूमत की वो कोई कारनामा नहीं दिखा सकी। हमने देखा कि उन्होंने मुआशी टीम अपनी 2 दफ़ा 3 दफ़ा बदली है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उसके कोई असरात जो है मुआशरे पे नहीं आए। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये बढ़ती जा रही है और लोग बिलबिला उठे हैं और आइंदा भी कोई चांस नहीं नज़र आ रहा कि ये महंगाई कम हो या रुक जाए। तो मेरा ख़्याल है हुकूमत का सबसे कमज़ोर पहलू इसकी अपनी कमज़ोर मैनेजमेंट, अपनी कमज़ोर गवर्नेंस और कमज़ोर माशी टीम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि व्हेनेवर यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट, अ सैलून, मेक श्योर कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप पे यूज़ हो रहे हों वो सैनिटाइज्ड हैं, वो स्टरलाइज्ड हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां, ना सिर्फ HIV, हेपेटाइटिस B, C वगैरह भी इन चीज़ों से फैलती है। मेक श्योर कि जो आपको सिरिंज लग रही है इंजेक्शन की, आपके बच्चों को लग रही है, वो आपके सामने खुल रही हो और वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ भी हो रही हो। STI डिजीज इसको कहते हैं, जो कि इस तरह फैलती हैं और दुनिया भर में। वैसे तो आपको बता दें कि आज HIV एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और इसीलिए हम भी ये सारी चीज़ें जिक्र कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब HIV एड्स के मरीज़ मौजूद हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 22% मुतासर अफराद का हो रहा है। और ऐसा क्यों है ये हमें बता रहे हैं, तफसीलात दे रहे हैं खाफर खान इस रिपोर्ट में। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी जो एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर साथ रहती है। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब HIV एड्स के मरीज़ मौजूद हैं। इनमें 1 लाख पंजाब, 87,000 सिंध और 13,000 के करीब दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। इनमें 31% ख़वातीन और 3% बच्चे भी शामिल हैं। मुल्क में HIV एड्स के फैलाव का सबसे ज़्यादा सबब गैर ज़रूरी तौर पर सिरिंज या इंजेक्शन का इस्तेमाल बताया जाता है। एड्स के ज़्यादा मरीज़ सिरिंज के ज़रिए मनशियात के आदी अफराद और ख्वाजा सरा हैं। ये वायरस इंसानी रतूबतों से एक मुतासरा शख्स से दूसरे में जाता है। रतूबतों का मतलब है कि जिनसी रतूबतें हैं या ब्लड है, खून है, या और कोई रतूबतें जिस तरह से आपके ऑपरेशन वगैरह में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जा सकता है। तो अगर किसी को भी HIV चला जाए तो फ़ौरन अलामात मर्ज़ की शुरू नहीं होती हैं, उसमें 5 साल से लेके 7, 8, 10 साल लगते हैं फिर अलामात। मुल्क में HIV एड्स के मरीजों के लिए कुल 45 सेंटर्स मौजूद हैं, जहां बदकिस्मती से रजिस्टर्ड मरीजों में से सिर्फ 22% अफराद इलाज के लिए आते हैं। इस सूबे में एक तखमीना है कि 86,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं, जिनमें से 16,000 हमारे सेंटर्स पे रजिस्टर्ड हैं। 70,000 जो हैं वो सोसाइटी में हैं जिनको अपना स्टेटस पता नहीं है। जो स्टिग्मा अटैच है ना इस मर्ज़ के साथ, उसने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है। खुदा न खास्ता ये सिर्फ जिनसी बेरहा रवि से मर्ज़ फैलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आम आबादी को, आम शहरी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं कि जी आप अपना स्टेटस जानिए। सिंध एड्स कमीशन के मुताबिक हामला खवातीन, TB के मरीज, किसी भी किस्म की सर्जरी कराने से कबल और खून का अतिया करने वाले का HIV का टेस्ट करना लाजमी है, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता। कराची सेंट्रल जेल में 2700 और लाड़काना में 2400 HIV पॉजिटिव कैदी मौजूद हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक HIV को मुआशरे की बुराई के बजाय लोगों तक इसकी आगाही पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन का इलाज बर वक्त शुरू किया जा सके।
कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। तो ये सूरत हाल है, इसके बारे में आगाही सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक पहुंचाई जाए। दूसरी एक चीज़ जिसके बारे में हुकूमत बड़ी कॉन्शियस हो गई है वो है वैक्सीन ना कराने वाले, कोरोना वैक्सीन ना कराने वाले अफराद। और अब ये आखिरी मौका है। वो कह रहे हैं जी अब आप पे सहूलियात बंद हो जाएंगी, आपकी नाम पे एसएमए भी बंद होंगी, आपको और भी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। जीरो टॉलरेंस बस हो चुकी है अब, और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी आपके खदशात हैं कि फलाना ढमाका, मतलब ऑनेस्टली अभी टाइम नहीं है, लेकिन हम इतने एग्जांपल्स दे सकते हैं कि और आप ज़िंदगी में जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ज़्यादा आपको हार्म कर सकती हैं। प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। अच्छा, अब ये टीमें मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पे मौजूद होंगी, तो बराए मेहरबानी अवेल कर लें। अस्पताल जाने की जहमत ना करें, घरों तक भी लोगों के आई हैं टीमें पास के। और मुख्तलिफ जैसे कि लिबर्टी मार्केट में चौक पे एक टीम खड़ी हुई है, इस तरह मुख्तलिफ जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पे खड़ी होगी। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड बिकॉज एक नया वेरिएंट आ रहा है, पहले ही बता रहे हैं आ रहा है वेरिएंट। एक दफ़ा फिर आपको बता दें 9 डेड बिकॉज ऑफ कोविड इन द लास्ट 24 आवर्स। ये पूरी एक हम आपको जो बताते होते हैं। और नए केसेस हैं 414, 414। So, छुट्टी का इंतजार ना करें, get yourself vaccinated today. Yeah, that's right. We're going to see you tomorrow.